प्रीवियस वीडियो में हमने दो टाइप्स की रेशियोज कवर कर ली थी। अब हम थर्ड टाइप की स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज आवर सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियोज? वी आर गोइंग टू सी क्या हमारी एसेट्स इतने हैं टू पे ऑफ आवर लायबिलिटीज। क्या मेरे पास इतने एसेट्स हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं कि मैं अपनी लायबिलिटीज आराम से पे ऑफ कर सकूं। अब सॉल्वेंसी रेशियोज में कुछ टर्म्स बार बार आएंगी, तो उन टर्म्स को पहले क्लियर करके फिर हम रेशियोज पे चलेंगे। हम कह लें शेयर होल्डर्स फंड, या मैं कह लूं ओनर्स फंड्स, या मैं कह लूं इक्विटी, या मैं कह लूं प्रोप्राइटर्स फंड। अब आपको पता है शेयर होल्डर्स को हम कहते हैं ओनर्स हैं कंपनी के, दे आर इन्वेस्टिंग। ओनर्स को हम प्रोप्राइटर्स भी कहते हैं, तो तीनों ये वर्ड्स तो सेम है। या मैं उसको इक्विटी भी कह सकती हूँ। हम इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है इन टर्म्स में? सबसे पहले आती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। याद करो तो बैलेंस शीट का एक शेयर होल्डर फंड का ऊपर कॉलम होता था, उसमें आप ये सब डालते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और साथ में उसमें आते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, या जिसको हम कहते हैं अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में कोई हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, वो सब हमारे इसमें आ जाती हैं। सेकेंड जो टर्म मैं मोस्ट कॉमनली यूज करूंगी, दैट इज डेट और आउटसाइडर्स फंड्स। आउटसाइडर्स फंड्स क्यों? इनसाइडर्स फंड कौन से थे मेरे, मतलब ओनर के फंड्स, ये आ गए। अब इसके अलावा मेरे पास कौन से फंड्स हैं लायबिलिटीज में? आउटसाइडर्स फंड। तो इसमें कोई भी मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, कोई मेरे डिबेंचर्स हैं, कोई मेरे बॉन्ड्स हैं, सब के सब, चाहे सिक्योर्ड हैं चाहे अनसिक्योर्ड है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है टोटल फंड्स, या मैं कह लूं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल फंड से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स हम प्लस करते हैं और आउटसाइडर्स फंड्स प्लस करते हैं, तो हमारे टोटल फंड्स हो जाते हैं। तो टोटल फंड्स को एक और चीज मैं कह सकती हूँ, अदर नेम ऑफ टोटल फंड्स इज कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं कह लूं मेरी टोटल कैपिटल। दैट विल बी माई डेट प्लस इक्विटी। यहाँ भी मैंने बताया ओनर्स फंड प्लस आउटसाइडर्स फंड्स। डेट का अदर नेम था आउटसाइडर्स फंड, डेट्स का ही अदर नेम था ना आउटसाइडर्स फंड, और इक्विटी का अदर नेम था ओनर्स फंड्स। उसके बाद मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये कैसे फॉर्मूला आया? अगर आप देखो, जब आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बनाते हो, आपके पास क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड्स या ओनर्स फंड सेम चीज। आउटसाइडर्स फंड्स में सारी नॉन करंट लायबिलिटी थी, जो मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, मेरे डिबेंचर्स थे, बॉन्ड्स थे, वो सब नॉन करंट लायबिलिटी। अब अगर इन दोनों को प्लस करके मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड बन रही है, तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं टोटल लायबिलिटीज में से सिर्फ करंट वाली माइनस कर दूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड बन रही है ना। टोटल में से ये माइनस कर लूं तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड था वही अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं कह लूं लायबिलिटी, अब एक चीज अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है कि टोटल लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। छोटे थे खुश होते थे ना, वाह बैलेंस शीट मैच कर गई। तो वही चीज फंडा देखो, टोटल लायबिलिटीज को मैं कह सकती हूँ कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब टोटल एसेट्स को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लूं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर याद हो तो वो हमारी होती थी वर्किंग कैपिटल। मैं कह सकती हूँ वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। दो फॉर्मूलाज तो डायरेक्ट वाले मेरे पास आ गए थे। ये मेरे पास थर्ड फॉर्मूला में टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज कर लूँ, फोर्थ है मेरे पास टोटल एसेट्स माइनस करंट कर लूँ, फिफ्थ है मेरे पास वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए नीचे लिख भी दिया है कि वर्किंग कैपिटल कैसे आया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट अब मेरे पास रेशियोज पे आ जाते हैं। अब हमने एक टर्म समझ ली जो मेरी बेसिक तीन टर्म्स थी पूरी सॉल्वेंसी रेशियोज में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में यूज होनी थी। तो अब हम टर्म्स से क्लियर हैं कि ये टर्म्स आते हैं। तो अब इसमें रेशियो कौन सी आती है? सबसे पहले रेशियो मेरे पास आती है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कह रही है कि रिलेशन देखना है हमने लॉन्ग टर्म डेट में और शेयर होल्डर्स फंड्स में। मैंने देखना है कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट करा है उसमें से मेरा अपना कितना है, और मेरे आउटसाइड मैंने कितना लोन लिया है, किसी और से लिया है।
इसको हम अदर नेम कह देते हैं फाइनेंशियल लीवरेजेस। अब कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। नेम से क्लियर है, डेट क्या है हमारे एक्सटर्नल फंड्स और इक्विटी क्या है मेरे इंटरनल फंड्स। आइडियल रेशियो इज ऑलवेज 2:1। अब ये रेशियो अगर हाई होती है तो मतलब ओनर्स क्लेम इज लेस देन क्रेडिटर्स क्लेम, मतलब ज्यादा पैसा मैंने उधार लिया हुआ है और मेरे पास अपना पैसा कम है। लेकिन यहाँ पे मेरे पैसे ज्यादा लगे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना। तो क्या है फायदेमंद है, उधार लिया हुआ कि अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा। उधार लिया होगा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। सो माय डिजायरेबल इज जितनी लो हो उतना मेरे लिए डिजायरेबल है। मैम 2:1 क्यों लिखा, फिर इसको और कम कर लो। 2:1 इसलिए बेटा सारा का सारा अगर हम अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगे तो हम जो लोन से बेनिफिट्स उठा सकते हैं हम वो नहीं उठा पाएंगे। अब जब ये हाई है रेशियो तो वो कह रहे हैं आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे या मैं कह लूं मेरा लॉस हो रहा होगा, तो क्या मैं अपने इंटरेस्ट चार्जेस पे कर पाऊंगी? बल- तो हाई होने का मुझे नुकसान हो जाएगा, जो मेरे चार्जेस ऑफ क्रेडिटर्स हैं या कोई इंटरेस्ट पे करना है मुझे, किसी को भी इंटरेस्ट पे करना है, जिसको भी पेमेंट करनी होती है वो हमारा क्रेडिटर होता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सप्लायर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल क्रेडिटर्स। तो कोई भी इंटरेस्ट पे करना है आप वो नहीं पे कर पाओगे। ये थी हमारी डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो मेरे पास आ जाती है डेट टू टोटल फंड्स रेशियो कह लूं, या मैं इसको डेट रेशियो कह लूं, या मैं कह लूं फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। अब डेट टू टोटल फंड से ही मुझे क्लियर हो जाता है कि मुझे डेट और टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स का कंपेयर करना है। यहाँ पे मेरी आइडियल रेशियो आती है 2:3। मुझे देखना है कि जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरेटिवली मैंने कितना आउटसाइडर्स से लिया हुआ है। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट में आउटसाइडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू फाइंड आउट डेट टू टोटल फंड्स रेशियो कह लो या डेट रेशियो कह लो। अब यू नो डेट टू टोटल फंड्स एक तो डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे मैम टोटल फंड्स क्या है, ऊपर ये भी फॉर्मूला में देखा था, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। Debt you already know, long-term loans, debentures, bonds, equity में equity share capital, reserve and surplus, preference share capital, or any undistributed profits, or you can also say retained earnings. I hope you all are clear with these two ratios. Now I'm going to move on to the third ratio. थर्ड रेशियो मेरी कह रही है प्रोप्राइटर फंड्स टू टोटल फंड्स, या मैं कह लूं इक्विटी रेशियो। अब इक्विटी रेशियो में यहाँ पे वहां पे मैं आउटसाइडर्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते कितना है, यहाँ पे मैं ओनर्स का कंट्रीब्यूशन देख रही हूँ कि मेरे ओनर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल कैपिटल में। उसका आइडियल रेशियो था 2:3, इसका है 1:3। ये सारी रेशियोज तीनों सिंपल सिंपल थी, टर्म्स में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ क्या मतलब है, एंड आई होप आप निकालेंगे। टोटल कैपिटल भी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज डेट प्लस इक्विटी, और मैं कह लूँ टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, या मैं कह लूँ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फॉर्मूलास। नेक्स्ट रेशियो मेरे पास आती है डेट टू टोटल एसेट्स, या मैं कह लूँ डेट टू टोटल वैल्यू। इसको हम कहते हैं ओनली डेट रेशियो भी। द अदर नेम ऑफ दिस इज ओनली डेट रेशियो, या मैं कह लूँ डेट टू टोटल रिसोर्सेज रेशियो। टोटल रिसोर्सेज कह लो, वैल्यू कह लो, एसेट्स कह लो, सेम बात आती है। अब करती क्या है, ये मेजर करती है परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर्स, कि कितने आपके एसेट्स हैं जो आपने लोन, जो पैसा लिया था, जो पैसा आपने लोन से रेज करा है, जो फंड आपने लोन से रेज करे हैं वो आपने assets में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू मेजर द परसेंटेज ऑफ द फंड्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय लोन इन्वेस्टेड इन द एसेट्स। लो रेशियो इज फेवरेबल, ऑलवेज लो रेशियो इज फेवरेबल, क्योंकि अब आउटसाइडर्स फंड्स आप सारा का सारा एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका लो रेशियो इज प्रेफरेबल कि मेरा डेट कम होना चाहिए टोटल एसेट्स में। तो इट इज 2:3 इज माय डिजायरेबल रेशियो। डेट यू ऑलरेडी नो,
टोटल एसेट्स आपको पता ही है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, डेट में बार बार रिपीट नहीं करते। अच्छा, अब इसके पास मेरे पास आती है फिफ्थ रेशो। ये फिर से मैंने वही टर्म्स डिस्कस करी थी, फोर्थ रेशो आप कर चुके हो। अच्छा, इसका एक और नेम है, दैट इज नेटवर्थ, चाहे मैं कह लूँ नेटवर्थ, दैट इज ऑल्सो सेम। फिफ्थ रेशो मेरे पास आ जाती है सॉल्वेंसी रेशो, या मैं कह लूँ टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स रेशो। तो टोटल लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स अपॉन टोटल एसेट्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी दे लेनी है। आउटसाइडर में नॉन करंट भी इंक्लूड होगी और करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होगी। टोटल एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 100 माइनस इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में उन्होंने आपको सारी चीजें दी हैं जिससे आप इक्विटी रेशियो सॉल्व कर सको, लेकिन उन्होंने आपको टोटल लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स नहीं बताई, तो आप क्या करोगे, इक्विटी रेशियो सॉल्व करके 100 में से माइनस कर लोगे, तो इक्विटी रेशियो प्लस सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। लोअर द रेशियो मोर सेटिस्फैक्ट्री, लोअर रेशियो मोर सेटिस्फैक्ट्री क्यों है, मैंने पहले भी बताया, जितना आपने आउटसाइडर से लोन लिया है वो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट रेशियो मेरे पास आती है फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। फॉर्मूला इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेटवर्थ। मैम आपने यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, क्या मतलब है, यू हैव टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड ध्यान से पढ़ना, एक्सक्लूड मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो कि आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। इट इज टेलिंग मी द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, कितने मेरे शेयर होल्डर्स फंड यूज हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर फंड्स आर सunk इनटू फिक्स्ड एसेट्स, sunk इनटू कह लो या इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड एसेट्स कर लो। नाउ इफ इट इज लेस देन 100%, दैट मीन्स मेरे ओनर्स फंड से मैंने फिक्स्ड एसेट्स तो परचेज करे ही करे, लेकिन फिर भी मेरा ओनर फंड्स बच गया था, वहां पे फिर भी एक बैलेंस आ गया था जिसको मैंने इन्वेस्ट कर लिया वर्किंग कैपिटल। नाउ दिस इज अ गुड थिंग कि जितना पैसा लिया था परचेज करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स तो परचेज हो गए, लेकिन फिर भी पैसे बच गए और मैंने अपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर ये मोर देन 100% हो जाती है, 100% से ज्यादा हो जाती है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में ही पैसे कम पड़ गए, तो उसके लिए मुझे आउटसाइडर्स फंड्स भी लेने पड़े, आउटसाइडर्स फंड्स भी लेने पड़े ताकि मैं अपनी परचेज पूरी कर सकूं। व्हाट इज कंसिडर्ड आइडियल, 60 to 65%। नेक्स्ट आई हैव फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ये भी रेशो मुझे बता रही है कि टू विच एक्सटेंट माय शेयर होल्डर फंड्स आर फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ द फर्म, किस एक्सटेंट तक मेरे शेयर होल्डर्स हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स से इन फाइनेंस्ड होते हैं। सॉरी टू विच एक्सटेंट माय फिक्स्ड एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। ऊपर हम पढ़ रहे थे शेयर होल्डर्स फंड्स ने कितना इन्वेस्ट करा है इसमें, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आउटसाइडर फंड्स ने कितना इन्वेस्ट करा है। अब फिक्स्ड एसेट्स आर फाइनेंस्ड या तो लॉन्ग टर्म फंड से या वर्किंग कैपिटल और करंट फंड से। अब अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड से इन्वेस्ट हुए, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन अगर इसमें मैं लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ साथ वर्किंग कैपिटल या करंट फंड्स भी यूज कर रही हूँ, दैट इज नॉट अ गुड फाइनेंशियल पॉलिसी। मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स तो आप यूज कर ही रहे हो, जो पैसा आपको वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहिए था, अपने डेली बिजनेस रूटीन के लिए लगाना चाहिए था, वो भी आप फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए लगा रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड पॉलिसी, गुड फाइनेंशियल पॉलिसी। Fixed assets, again, you have to take here net fixed assets. There you were dividing it by your shareholders fund. Here we are going to use long term funds. I hope मैं 6 ratios से clear हूँ।
सिक्स रेशियोज तक क्लियर हैं, तो उसके आगे अब हम चलते हैं हमारी सेवन सॉल्वेंसी रेशियो। माय सेवन सॉल्वेंसी रेशियो इज करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू से टू विच एक्सटेंट माय शेयर होल्डर फंड्स आर इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कितने मैंने शेयर होल्डर फंड्स के पैसे लगाए हैं, वहां पे हम देख रहे थे फिक्स्ड एसेट्स में कितने लगाए हैं, अब ये वाली रेशियो में हम देख रहे हैं करंट एसेट्स में कितने लगाए हैं। फॉर्मूला वही रहेगा। कंपेयर क्या करना है, देखो क्वेश्चन से क्लियर हुआ है, करंट एसेट्स को कंपेयर करना है शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ। नेक्स्ट रेशियो आई हैव इज डेट सर्विस रेशियो, या मैं कह लूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो निकाल क्यों रहे हैं, टू टेस्ट द डेट सर्विंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। मैम डेट सर्विंग कैपेसिटी से क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा इंटरेस्ट कवर कर रहा है प्रॉफिट अवेलेबल। मान लो मुझे इंटरेस्ट पे करना है 200, प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 800, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मुझे इंटरेस्ट पे करना है। मतलब मेरा प्रॉफिट इतना है कि मैं 4 टाइम्स इंटरेस्ट कर सकती हूँ कवर। 4 into 200 800 हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स मैं इंटरेस्ट कवर कर सकती हूँ। दैट इज माई डेट सर्विंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। टू नो द फर्म्स ऑफ एबिलिटी, टू नो द फर्म्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फर्म की क्या एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे पे करने के लिए। अब ये रेशियो जितनी हायर होगी उतना सेफर होगा ना, यहाँ पे मैं 4 टाइम्स पे कर सकती हूँ सेफर। वही मैं कहूँ सिर्फ इंटरेस्ट इतना, प्रॉफिट इतना है, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर सकते, शेयर होल्डर्स भी पल्ले क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। शेयर होल्डर्स को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्ली। तो यहाँ पे तभी मैं कह रही हूँ हायर रेशियो होगी मोर सेफर होगा और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। कैलकुलेट कैसे करना है, नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये याद रखना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट या टैक्स पे करने से डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब इस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में क्या क्या आएंगी, कोई आपने लोन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, कोई बोरिंग्स पे देना है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स पे देना है। नेक्स्ट आई हैव टोटल कवरेज रेशियो। वहां पे क्या क्या इंक्लूड हो रहा था, सिर्फ लोन बोरिंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, सॉरी 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 ज्यादा नीचे चले गए हम। तो वहां पे कवर हो रहा था लोन बोरिंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे भी कह रहे हैं वो तो कवर होगा ही होगा, लेकिन साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड की जो पेमेंट कर रहे हो और रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो, वहां सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट पे करने की बात हो रही थी या बोरिंग्स पे इंटरेस्ट की बात हो रही थी। यहाँ पे वो प्रेफरेंस डिविडेंड साथ ही साथ रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू इंक्लूड दीज आइटम्स ऑल्सो इन टोटल फिक्स चार्जेस। तो टोटल कवरेज रेशियो कब निकालना है, अगर टोटल कवरेज के लिए पूछा है तो प्रेफरेंस डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ लोन पे निकालोगे, नहीं तो अपनी लोन बोरिंग्स का इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड करके फिक्स चार्जेस में आप निकाल दोगे। नेक्स्ट रेशियो इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब वहां पे हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट की कवरेज कितनी है, कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं, कितना डिविडेंड, कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स profit is sufficient, how many number of times it can pay my preference dividend. Next ratio is my cash to debt service ratio or debt cash flow ratio. Here I am going to see that interest payments are to be made out of cash inflows and not profits. अब ये रेशियो क्या कहती है कि जो भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो कहाँ से करी जाएंगी, कैश इनफ्लो से, प्रॉफिट से नहीं। ऑब्वियसली जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे इनफ्लो से करोगे ना, कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट से थोड़ी करोगे। अब जितनी हाई कवरेज होगी उतना बेटर है। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट शुड बी कंसिडर्ड। सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन क्या है, मेड फॉर रीपेमेंट्स ऑफ लोन। अगर आपको याद हो, अगर आपने डिबेंचर्स का चैप्टर अच्छे से करा हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो उसमें हम सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। उसमें हम एक इन्वेस्टमेंट अलग से करते थे, जो हम लास्ट में जब इकट्ठी हो जाती थी तो डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए वही इन्वेस्टमेंट यूज करते थे। उस अकाउंट को सिंकिंग फंड अकाउंट के नेम से ओपन किया जाता था। तो दैट इज यूज्ड टू रीपे, दैट इज यूज्ड आल्सो कंसिडर्ड। नाउ दे आर सेइंग कि मेरे पास कितना एनुअल कैश फ्लो है वो देखेंगे। अब ये एनुअल कैश फ्लो जाना कहाँ कहाँ है, एक तो इंटरेस्ट में और एक सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन है। अब यहाँ पे मैम आपने वन माइनस टैक्स रेट क्यों किया है, अगर आपने रिटर्मशन का चैप्टर फिर से वही कह रही हूँ अच्छे से करा है, तो हम जब वो बैंक से सारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट निकालते थे तो वहां हमें
टीडीएस पे करना पड़ता था। तो जो टैक्स रेट है उसको माइनस करके हम देखते हैं कि कितना हमारे पास सिंकिंग फंड एप्लीकेशन आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास आती है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो डिस्क्राइब कर रही है रिलेशनशिप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अदर फिक्स्ड गियरिंग लोन्स की, मतलब मेरे पास कितना इक्विटी में पैसा है और रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है, विच आई एम गोइंग टू कंपेयर विथ प्रेफरेंस का पैसा और कोई अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन जिसका फिक्स्ड इंटरेस्ट है, जैसे मैं कह लूँ डिबेंचर्स का पैसा उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट है, या कोई मैंने लोन बोरोइंग करा है उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट है। इन दोनों को हम कंपेयर करके कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं। जितना फर्म इज हाई होगी उतना हम कहते हैं फर्म इज सेड टू बी हाईली गियर्ड। Our last ratio of solvency is financial leverage. लास्ट रेशियो कह रही है कि हियर क्यों इसको यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो अर्न मोर देन देयर कॉस्ट सो एज टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है, सेज कि हम यूज कर रहे हैं, किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का और इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इज यूज्ड एज अ बेस टू रेज लोन्स। खुद इन्वेस्ट करोगे तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कोई और आप इन्वेस्ट क्यों करेगा। और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें, हम कह रही हैं कि इनसे जो अर्निंग होनी चाहिए इनको इन्वेस्ट करके वो इनकी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। आपको पे करना है, इस पे दोनों पे इंटरेस्ट पे करने में कह रही हूँ 10 lakhs। अगर आपको इससे अर्निंग ही 10 lakhs हो रही है, आपको क्या ही फायदा, सारी की सारी अर्निंग तो उनको ही वापस पे करने में चले गए। तो वो अर्निंग इससे ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 10 lakhs होनी चाहिए। मान लो वो 12 lakhs हो गए या 13 lakhs हो गई, एटलीस्ट आपके पास भी तो कुछ कॉस्ट बच रही है फिर उसको पे करने के लिए। इन्वेस्ट आप करो, आपको उसका कुछ रिवॉर्ड तो मिल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे पैसे आ रहे हैं। सो एज टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आपकी अर्निंग मोर देन देयर कॉस्ट है। फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कैसे करनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां तक मेरी सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेरे पास दो काइंड के हैं, एक है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी, एक है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में हम सभी चीजों का डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, ध्यान रखना हर चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हर चीज को हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली मेरे पास जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो आती है, दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपको मैंने एक चीज पहले ही बता दी कि हमारा बेस जिससे हमने कंपेयर करना है दैट इज सेल्स। बेस क्लियर है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपेयर क्या कर रहे हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट को, मतलब कितनी मैंने सेल्स करी उसमें से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ है मुझे वो देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो क्या होता था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। और जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आती थी, बैलेंसिंग फिगर क्या मेरी आती थी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं यहीं से फॉर्मूला बना रही हूँ, देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग
अब इसमें से मुझे क्या और माइनस करना है, सेल्स माइनस करना है। तो यहाँ मैं चाहे सेल्स के साथ सारा कुछ ही लिख लूँ, या मैं इसको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करके फिर सेल्स में से माइनस कर लूँ, तो मेरे पास मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, या यू कैन सिंपली मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब जी हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हमने देखनी है कि फर्म कितनी एफिशिएंट है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, कितनी एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर रही है। शुड बी सफिशिएंट, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करे, मेरे फिक्स चार्जेस कवर करे, मेरा डिविडेंड कवर करे, और उसमें से मैंने जो रिजर्व्स एक्यूमुलेट करने हैं, जो प्रोविजन ऑफ रिजर्व्स आप बनाते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रहे हो, वो सब भी मेरा इसमें कवर हो जाना चाहिए। अब ये रेशियो अगर लो होगी, अगर रेशियो लो है, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो हाई है। खुद सोचो ना, सेल्स माइनस सीओजीएस, वही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा जाती जाएगी, उतनी मेरी रेशियो लो जाती जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। तो फेवरेबल चाहिए तो मोर है, मोर मेरी फेवरेबल है जी, लेकिन अगर लो है दैट मीन्स हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों हो सकती है, या तो आपका सेलिंग प्राइस लो है। क्यों लो है, कि कंपटीशन हाई है, क्या करें। अगर हाई सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो सामान जो बिक रहा है वो भी बिकना बंद हो जाएगा, या मेरी सेल्स कम है, माई सेल्स आर लेस, या मेरी परचेज पॉलिसी अनफेवरेबल है। परचेज पॉलिसीज अनफेवरेबल की मतलब है कि अगर मैं बल्क में परचेज करके अगर मैं थोड़ा सा रेट कम करवा सकती हूँ तो आई शुड गो फॉर बल्क, और रेट इतना कम हो कि मुझे उससे प्रॉफिट हो। तो अपनी फेवरेबल परचेज पॉलिसीज अच्छे से बनाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे मेरी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। ये थी मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब नेक्स्ट मेरे पास है ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, अब ध्यान रखना, दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कॉस्ट की बात कर रही हूँ। नाम ऑपरेटिंग रेशियो है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो नहीं तुमसे पूछेंगे। तो बात मैं कर रही हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग रेशियो हायर होगी तो वो लेस फेवरेबल होगी। खुद सोचो, कॉस्ट है, प्रॉफिट तो ज्यादा होगा तो फेवरेबल होगा। कॉस्ट मेरे लिए जितनी कम होती है उतना मेरे लिए फेवरेबल होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कम होनी चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर्मूला सेम, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या मैं कह लूँ सेल्स। बेस आप देखो वही ले रहे हैं, बार बार हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स के साथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है मैम, जो भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हो साथ में कोई आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सी हैं, जो आप स्पेशली बिजनेस के लिए कर रहे हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब मैं बात करूँ अगर डिप्रिसिएशन की, क्या वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या उससे मुझे कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, नहीं। उसको एक्सपेंस करने से मेरा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। वहीं मैं मार्केटिंग एक्सपेंस की बात करूँ, एडवर्टाइजिंग की एक्सपेंस करूँ, हाँ जी जी, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना उससे, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी हम पार्ट बना लेते हैं उसको। तो कोई मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, दोज आर पार्ट ऑफ माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Here we are seeing the relationship between, किन चीजों में रिलेशन देख रहे हैं, मेरे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, या मैं कह लूँ मेरी सेल्स का रिलेशन में देख रही हूँ किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, जिसको मैं कह लूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ। It indicates the amount of money that has been consumed by operating cost। कह रहे हैं जितना सेल्स, वहां पे हम देख रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में सेल्स में से कितना पार्ट मुझे प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। इसमें मैं देख रही हूँ सेल्स में से कितना पार्ट मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट ने कंज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट आई हैव इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे जाने से पहले ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो जो भी आपको सेल्स हो रही है उसमें से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लेते हो, तो दैट इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पता ही है क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। या आप इसको लिख सकते हो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख रहे हैं ओवरऑल सेल्स में से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, कि मेरी सेल्स थी उसमें से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, वो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर
क्वेश्चन में आपको दोनों ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पूछी है, इसमें से एक फाइंड आउट कर लेना। दूसरी रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशियो प्लस करोगे, दैट विल बी 100। खुद सोचो, आपके पास 80 रुपीज की आपकी कॉस्ट लगी है, 20 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना 100। अब मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट तो 80 आ गई है, तो 20% ही है ना, बाकी परसेंट की बात कर रही हूँ। 80% अगर मेरी कॉस्ट है तो 20% तो मेरा प्रॉफिट ही है। वहीं से अगर मैं देखूँ 75% कॉस्ट है तो रिमेनिंग 25% इज माई प्रॉफिट। तो इस लॉजिक से हम चाह रहे हैं कि जो मेरा ऑपरेटिंग रेशियो है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, दैट विल बी इक्वल्स टू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर निकालना है तो यू कैन ऑल्सो से 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, या ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो यू कैन से 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। It indicates the percentage of sales that is left to cover interest charges, income tax payments, dividend and retention of profit tax reserves. अब इससे पहले बाकी सारे एक्सपेंसेस तो मैंने इंक्लूड कर लिए ना, कौन से एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड करें, इंटरेस्ट चार्जेस कोई हैं, कोई मेरी इनकम टैक्स की पेमेंट्स हैं, कोई रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, तो इनको कवर करने के लिए मेरे पास क्या पैसे बचे हैं वो मुझे ये रेशियो बताती है। नेक्स्ट मेरे पास आती है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सपेंसेस का रेशियो देखने लगी हूँ नेट सेल्स के साथ। तो जितनी लोअर होगी एक्सपेंस वाली रेशियो हमेशा लोअर प्रेफरेबल है, और प्रॉफिट वाली रेशियो हमेशा मोर प्रेफरेबल है। तो लोअर द रेशियो ग्रेटर द प्रॉफिटेबिलिटी। अब पर्टिकुलर एक्सपेंस अब ऑन नेट सेल्स क्यों लिखा है मैंने, वो एक्सपेंस में आपसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस पूछ सकते हैं। मान लो उन्होंने पूछ लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस का बताओ, तो यू विल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताओ, तो यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर एक्सपेंस न्यूमरेटर में डालते जाओगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, कितना पैसा मैंने नेट सेल्स का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में लगा दिया, तो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द expenses, percentage of the amount that expenses have taken। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितने पैसे मेरे नेट सेल्स में से मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में निकाले, क्या परसेंटेज थी। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट कर रहा है फर्म की कैपेसिटी टू फेस एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस। कैसी कैसी कंडीशंस, जैसे प्राइस कंपटीशन है, लो डिमांड है, ऐसी कंडीशंस को फेस करने की फर्म की कितनी कैपेसिटी है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मैंने पहले ही बार बार बताया है कि जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो हो उतनी मेरे लिए फेवरेबल होती है, बेटर होती है। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कितनी एफिशिएंट है मैनेजमेंट मैन्युफैक्चर करने में, सेल करने में और अपनी अलग अलग एक्टिविटीज करने में, कि फिर भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो हियर वी आर गोइंग टू डिवाइड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन सेल्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो आफ्टर टैक्सेस होगा। फिर मेरे पास आता है कैश प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे मैं रिलेशन निकाल रही हूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट सेल्स से। तो अगर आप प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते हो तो उसमें से हम कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कह लूँ, अमोर्टाइजेशन इज फॉर इंटैंजिबल एसेट्स। तो जब हमें कैश प्रॉफिट देखना है तो नेट प्रॉफिट में हम ये नॉन कैश एक्सपेंसेस वापस से ऐड कर देंगे, तो मेरा कैश प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैश प्रॉफिट रेशियो इज कैश प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी आई होप सबको क्लियर है। पहले जनरल प्रॉफिटेबिलिटी की एक इलस्ट्रेशन करते हैं, देन वी विल मूव टू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैं आपको आपके बुक के इलस्ट्रेशन नंबर करा रही हूँ 38। अब उन्होंने आपको सबसे पहली चीज पूछी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर आप देखो तो उन्होंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बना के दिया हुआ है, दोनों चीजें बना के दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट में वो सबसे पहले कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, 2,01,000 ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने उठा लिया, और डिवाइड आपको पता है करना है सेल्स के साथ, दैट इज 5,60,000 इंटू 100। आंसर मेरा आ गया 35.9%। सेकंड मुझे उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने को। अब जी ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है तो उसमें नेट प्रॉफिट भी तो दिया होगा।
अब मैम आपने तो बोला था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस लेना है, क्या आपको क्वेश्चन में कोई टैक्स की परसेंटेज मेंशन है? नहीं। तो वी आर रिज्यूमिंग दैट दिस नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्सेस 80,000। देन डिवाइड हमने सेल्स से ही करना है, 5,60,000 इंटू 100। आंसर आपका आ जाएगा 14.3%। थर्ड उन्होंने मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशियो तो क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें क्या एक चीज आनी थी? प्लस कॉस्ट, ओ सॉरी, प्लस तुम्हारे कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं, एंड साथ में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं। डिवाइड उसी से करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या मैं कह लूँ सेल्स से। अब अगर आप देखो कि ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 1 लाख का, वहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। परचेजेस आपको गिवन है 3,50,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास वेजेस हैं जो है 9,000 के। क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का। देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ 20,000, एंड देन यू हैव, ओ सॉरी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 and selling and distribution expenses of 89,000। सेल्स मैंने बार बार लिखी ही है 5,60,000 की। ये जब आप सॉल्व कर लोगे, इंटू 100 कर लोगे, देन यू विल गेट द परसेंटेज 83.6%। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों पूछी हो, तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊं? नो, मैं क्यों लगाऊं? ये कैलकुलेशन तो करी तो है। 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो करती हूँ, तो 100 माइनस 83.6 विल बी माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट कम्स एज 16.4%। नेक्स्ट में उन्होंने पूछी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस का मैंने बताया था पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो भी उन्होंने एक्सपेंस बोला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला हुआ है उन्होंने। डिवाइड हमने सेल्स के साथ ही करना है, इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऊपर अभी देखा था हमने 20,000 का था। सेल्स मेरी है 5,60,000 की, इंटू 100, एंड आंसर विल बी 3.6%। अब यहाँ मैंने आपको सारी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी की एग्जाम्पल मैंने आपको करा दी है, बाकी सम्स आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ आपका जनरल प्रॉफिटेबिलिटी तक का खत्म है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहली रेशियो मेरे पास आती है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज ROI, जिसको मैं कहती हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं टू मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। क्या फर्म एफिशिएंट है अपनी सॉल्व अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए? इट रिवील्स हाउ वेल, कितनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेज को यूज कर रही है। इंटर फर्म कंपैरिजन, इट आल्सो हेल्प्स इन इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब दो फर्म्स का आपस में कंपैरिजन करने में हेल्प कर रही है, एंड डिटरमाइंस whether the investment in firms are attractive or not। अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप इंटर फर्म कंपैरिजन में देखोगे ना कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है, तो जिस फर्म से आपको ज्यादा रिटर्न आ रहा होगा यू विल इन्वेस्ट ओवर देयर ओनली। फॉर्मूला क्या है जी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जिसको मैं कई बार लिख देती हूँ NPATI,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टर्म्स में, इसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट मेरे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ पे मैं शेयर होल्डर्स फंड्स में दोनों इंक्लूड कर रही थी। क्या क्या दोनों इंक्लूड कर रही थी? इक्विटी भी इंक्लूड कर रही थी और शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस भी इंक्लूड कर रही थी। आई वॉज इंक्लूडिंग बोथ। इक्विटी भी इंक्लूड कर रही थी और शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड कर रही थी, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल में आई एम जस्ट इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दैट टू पेड अप। सो हियर आई एम गोइंग टू subtract the preference dividend from net profit after taxes। क्यों? क्योंकि जी इन पे तो मुझे फिक्स्ड अमाउंट आ रही है ना, लेकिन एक्चुअली मुझे किस पे रिटर्न देखनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। यही है जो बेचारे बचा कुचा में से जो उनको परसेंटेज में डिवाइड कर दो, जितना जितना अर्निंग देनी है, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उनको प्रॉफिट्स में से पैसे डिवाइड कर देते हैं। तो रेट्स ऑफ डिविडेंड वेरीज ओनली इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। Therefore, performance of company should be judged on basis of रिटर्न ऑफ इक्विटी। ये रेशियो कहती है कि जो भी आपकी फर्म की परफॉर्मेंस है वो इक्विटी के बेसिस पे जज करो, क्योंकि प्रेफरेंस पे तो आप पहले से ही डिविडेंड पे कर चुके हो। नेक्स्ट आई हैव इज अर्निंग पर शेयर। वहां पे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल का डिवाइड कर रही थी कि टोटल इक्विटी की पे कितना मुझे अर्निंग आ रही है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ डिवाइड कर रही हूँ। मुझे देखना है हर एक इक्विटी शेयर के पीछे, एक इक्विटी शेयर के पीछे मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो हियर आई एम सीइंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसका कंपैरिजन ये किस में हेल्प कर रही है मुझे? एक तो इंट्रा कंपैरिजन करने में, दैट इज फर्म का खुद का कंपैरिजन करने में प्रीवियस ईयर के साथ, और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म में मैं प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करके देखती हूँ कि क्या मेरी कंपनी में ग्रोथ हुई है कि नहीं, क्या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है या नहीं। इंटर फर्म में मैं देख रही हूँ कि मेरी फर्म की अर्निंग पावर क्या है, कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो मेरी फर्म के पास आना चाहेगा। वी ऑलवेज सी द अर्निंग पर शेयर, जो हमें क्लियर व्यू दे देता है कि किस फर्म का कितना मुझे पैसा आएगा। नेक्स्ट आई हैव इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम तो सुना ही होगा, सुना है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कब से कर रहे हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कब से देख रहे हैं? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे पास यहाँ पे कहते हैं दो और काइंड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड्स आती हैं। एक है मेरे पास ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और एक है मेरे पास प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं टोटल एसेट्स ले रही हूँ, दैट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। हियर आई एम यूजिंग टोटल एसेट्स। लेकिन जो मेरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड्स है वो हम कर रहे थे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब मैम ये प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल क्या है? इसमें हम माइनस कर रहे हैं आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ सिर्फ जो हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर रहे हैं, यहाँ हम करंट तो माइनस करेंगे ही करेंगे, साथ में नॉन करंट करेंगे, लेकिन सिर्फ आउटसाइडर्स वाली। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स को आप माइनस नहीं करोगे, लेकिन आउटसाइडर लायबिलिटी जो मेरी है, जो मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, टोटल फंड्स हैं, ओ सॉरी टोटल फंड्स नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, वो सब आप इसमें से माइनस करोगे। अब फॉर्मूला क्या है जी? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैम आपने यहाँ पे एडजस्टेड क्यों लिखा है? यहाँ पे जो आप नेट प्रॉफिट लोगे वो बिफोर टैक्सेशन लोगे। टैक्सेशन की बात कर लिया तो क्या मतलब, हम तो सिर्फ प्रॉफिट्स को देखना चाहते हैं ना, हमें टैक्स से तो मतलब नहीं है। अब टैक्स की परसेंटेज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी स्लैब चेंज हो जाएगी, टैक्स की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। तो वो नहीं मैंने देखना, मैंने सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना है टैक्स से पहले कि कितना मेरी अर्निंग है। अब वो कह रहे हैं अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने बोला है कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में वो कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। पहले सिर्फ कह रहे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लो, लेकिन अगर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट कौन सा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन्स पे वो भी, और अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी, दोनों इसमें से एक्सक्लूड कर देने हैं। लेकिन जब मैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करती हूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले रही हूँ तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लूंगी, लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ इसमें शॉर्ट टर्म लूंगी।
लॉन्ग टर्म इंक्लूड होंगे, शॉर्ट टर्म एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी, जब मैं नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करूंगी, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला माइनस करूंगी, लॉन्ग टर्म वाला माइनस नहीं करूंगी। मैम ये रेशियो निकाल क्यों रही है बच्चे? जब बोरोइंग पॉलिसीज आपको फॉर्मुलेट करनी होती हैं उसके लिए हेल्प करती है, ओवरऑल एफिशिएंसी देखने के लिए हेल्प करती है, और वेरियस डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको पता करने में हेल्प करती है। बोरोइंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में कैसे हेल्प करती है? तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कम है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से, वो मेरी अच्छी पॉलिसी है। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है वो हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से कम होना चाहिए। नाउ लास्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज रिटर्न ऑन assets ratio. Return on assets ratio is net profit after tax upon average total assets. Average total assets are assets in the beginning plus assets at the end. बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट में से बिगनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखो और इस ईयर की बैलेंस शीट देख के बिगनिंग एसेट्स एंड एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर नहीं गिवन है तो यू आर गोइंग टू एज्यूम दैट टोटल एसेट्स आर योर एवरेज एसेट्स। अब यहाँ पे मेरे पास मेरी जितनी भी रेशियोज थी वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट मैं आपको इलस्ट्रेशंस थोड़ी सी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की कराने लगी हूँ। ओनली इफ माई पेन वर्क्स। इलस्ट्रेशन 41, देखो वो आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट उन्होंने आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 1 लाख। इंटरेस्ट चार्जेस हैं आपके, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने आपको दिया 1,50,000। उसके बाद उसमें से आपके इंटरेस्ट चार्जेस आफ्टर लेना है ना, तो इंटरेस्ट चार्जेस माइनस करें 1,20,000। टैक्स की परसेंटेज उन्होंने दी हुई है 50%। तो 50% अगर आप उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, अब 1,50,000 माइनस 30,000 करो, 1,20,000, तो 50% ऑफ 1,20,000, ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेकेंड उन्होंने मुझे कहा है डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स फंड से, तो अगर आप देखो वहां पे उन्होंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है दैट इज 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है दैट इज 1 लाख, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल भी करके दिया हुआ है दैट इज 1 लाख। तो आपका यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 15%। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको कराने लगी हूँ अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर में उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 60,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको गिवन है 8,000। अब अर्निंग पर शेयर में अगर आपको याद हो तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर्स कर रहे थे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है डायरेक्ट क्वेश्चन में 60,000, प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है 8,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है 2,000। तो ये हमेशा आपके पास आंसर रुपीज में आता है, तो पर शेयर के पीछे मुझे अर्निंग हो रही है 26 रुपीज की। एक और इलस्ट्रेशन मेरे साथ कर लो, इलस्ट्रेशन 45, बाकी इलस्ट्रेशन आप खुद ट्राई करना। इलस्ट्रेशन नंबर 45 अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन 45 में उन्होंने मुझे कहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे कैलकुलेट करना है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर मुझे फॉर्मूला याद करूं तो क्या होता था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब मैंने आपको बताया है कुछ नहीं मेंशन है, सीधा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लो और सॉल्व कर दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट आपको उन्होंने बिफोर टैक्स दिया हुआ है दैट इज 1,20,000।
इंटरेस्ट यहाँ पे अगर आप देखो लॉन्ग करंट लाइबिलिटीज में उन्होंने कहा है 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब 12% इंटरेस्ट पे करना है। तो 12% ऑफ 4 lakhs इज योर इंटरेस्ट। इसको प्लस करोगे तो यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स ले लूं, दैट इज ऑल्सो माई शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ले लूं, दैट इज ऑल्सो माई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मैम? अगर आपको बैलेंस शीट वाला फंडा याद हो तो मैंने आपको कहा था या तो आप शेयर होल्डर्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर लो, या आप टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी कर लो। अब ऊपर वाला सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाता है 1,68,000। अगर आप टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज करना चाहते हो या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। अब मैं टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5,50,000। आप दोनों से टाइप करना, आंसर आपका नीचे 5,50,000 ही आएगा। एंड माई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी नाउ 30.545%। आई होप इतना क्लियर है। अब मेरी तरफ से रेशियोज का चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आपको रेशियोज कंप्लीट करके कोई भी डाउट्स है मुझसे ले लेना। ओके बेटा, थैंक यू।